जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी उम्र मुश्किल से 23 रही होगी। गांव के उस पुराने नीम के पेड़ वाले आंगन में मेरी सासू माँ ने मेरा स्वागत किया था। और वहीं दरवाजे की चौखट पर खड़ा था एक दुबला-पतला, मुस्कुराता हुआ लड़का, राहुल, मेरा देवर। उस वक्त वो कॉलेज में सेकंड ईयर में था। चुपचाप, शांत सा। और मैं, एक नई दुल्हन, संकोच से भरी हुई, घूंघट में लिपटी, हर चीज को समझने की कोशिश में। शुरुआती साल तो जैसे पंख लगाकर उड़ गए। राहुल की पढ़ाई, मेरे घर के काम और फिर बच्चों की परवरिश में जिंदगी कहीं पीछे छूटती गई। लेकिन राहुल, वो हमेशा आसपास रहा। कभी रसोई में चाय बनवाने आ जाता, कभी बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता, कभी किसी बात पर मजाक करके मुझे हंसा देता। कई बार लगता जैसे वो मेरी छोटी छोटी थकानों को पढ़ लेता है। जब सब अनदेखा कर देते, वो बिना कुछ कहे मेरे हाथ से पानी का गिलास ले लेता, रसोई में आकर सब्जी काटने लग जाता। और मैं, अनजाने में उसके उन छोटे छोटे ख्यालों में खुद को ढूंढने लगती। एक बार की बात है, सावन का महीना था। घर में पूजा थी। सासू माँ ने कहा, आज नीम के नीचे झूला डालेंगे, पुराने जमाने की तरह। राहुल ने झूला लगाया और मुझे कहा, भाभी, आप बैठिए। सावन की झूले भाभी के बिना अधूरे हैं। मैं हंस पड़ी। अरे, अब कौन बैठता है झूले पर? उसने धीरे से कहा, आप बैठेंगी तो ये सावन पूरा लगेगा। मैं बैठ गई। झूले पर धीरे धीरे झूलते हुए वो मेरे सामने बैठ गया। हवा मेरे बालों से खेल रही थी और वो चुपचाप मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रहा था। कुछ कहोगे? मैंने पूछा। हाँ, वो बोला, आपको देखकर लगता है जैसे हर रिश्ता अधूरा रह गया है। कुछ कहना चाहता हूँ, पर डरता हूँ कि कहीं कुछ टूट ना जाए। मैं ठिठक गई। मन जैसे थमसा गया हो। मैंने कहा, राहुल, जो रिश्ता शब्दों में ना उतर पाए, वही सबसे सच्चा होता है। उसे महसूस करो, पकड़ने की कोशिश मत करो। उसने सिर झुका लिया। फिर एक दिन वो दिल्ली चला गया, नौकरी के सिलसिले में। घर फिर से पहले जैसा हो गया। वही दिनचर्या, वही चाय की महक, वही दोपहर की चुप्पी। पर एक खालीपन भी आ गया। उसका वो, भाभी, चाय मिलेगी वाला सवाल अब दीवारें पूछती थी। कुछ महीने बाद दिवाली आई। राहुल वापस आया। उस रात सब छत पर थे। पटाखों की आवाजों के बीच अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में मैंने एक हल्की सी आहट सुनी। फिर राहुल की आवाज, भाभी, डर गईं? तुम अब भी नहीं बदले। मैंने कहा, और आप अब भी मेरी वही भाभी हैं, जिसकी चूड़ियों की खनक मेरी सबसे पसंदीदा ध्वनि है। मैं चुप रही। मेरे हाथ की चूड़ियां सच में खनक उठीं। उसने फिर कहा, मैं जानता हूं कि हम जो हैं, वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पर मैं हमेशा आपके आसपास रहूंगा, एक साया बनकर, जो कभी बोझ नहीं बनेगा। उस दिन के बाद मैंने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। न उसे रोका, न खुद को रोका। बस वही रहने दिया, सब कुछ जैसे था। राहुल अब शादीशुदा है, दूर किसी शहर में रहता है। कभी कभी तस्वीरें भेजता है बच्चों की, पत्नी की, और कभी कभी भेजता है मेरे लिए एक चुप्पी, जिसमें वो सब कुछ होता है जो हम कह नहीं सके। मैं आज भी सावन में झूला डालती हूँ। कभी कभी उस नीम के नीचे बैठती हूँ और सोचती हूँ, कुछ रिश्ते फूलों जैसे होते हैं, जिन्हें तोड़ो तो मुरझा जाते हैं, लेकिन अगर बस यूं ही हवा में बहने दो, तो वो पूरी जिंदगी महकते रहते हैं।
राहुल को गए अब कई साल हो गए। बीच बीच में त्योहारों पर आता, फोन करता, बच्चों से बातें करता और फिर वापस लौट जाता। हर बार जब वो आता, मुझे लगता जैसे मेरी जिंदगी का कोई अधूरा अध्याय कुछ देर के लिए पलटकर आंखों में झांकने आया हो। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सावन का पहला सोमवार था। मौसम भीग चुका था और मन जैसे पुराने दिनों की मिट्टी से उठी उस सोंधी खुशबू में भीगता जा रहा था। दोपहर के 3 बजे का वक्त था जब फोन आया, राहुल का। भाभी, 1 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ। थोड़ा अकेला हूँ इन दिनों। उसकी आवाज में थकान थी और कुछ टूटा हुआ। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो चेहरा देखकर समझ गई, इस बार वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वो चंचलपन नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा था। शाम को छत पर बैठे चाय पी रहे थे। भाभी, शादी के इतने सालों बाद भी क्या कोई रिश्ता ऐसा होता है जो मन को पूरा कर दे? उसने अचानक पूछा। मैंने उसका चेहरा देखा, फिर धीरे से कहा, होते हैं राहुल, लेकिन ऐसे रिश्ते अक्सर नामों से परे होते हैं। कभी कभी तो बस एक एहसास ही होता है जिसे हम थामना नहीं चाहते, बस महसूस करना चाहते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन बारिश जोरों से हुई। बिजली चली गई। घर में मोमबत्तियां जल गईं। नीम के पेड़ के नीचे पानी टपक रहा था। राहुल बाहर गया और भीगता हुआ लौटा। भीग जाओ भाभी, इस बारिश में छुपने का कोई मतलब नहीं है। वो मुस्कुराया। मैं हंसी, तुम अब भी बच्चे ही हो। नहीं, उसने कहा, अब बड़ा हो गया हूं। इसीलिए जानता हूं कि कुछ चीजें अगर अधूरी ही रहें तो ज्यादा खूबसूरत होती हैं। जैसे ये बारिश और आप। उसकी बातों ने जैसे मेरे भीतर कोई पुरानी दरार फिर से छू दी हो। मैंने कहा, राहुल, जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है खुद से नजरें मिलाना। हमने जो नहीं कहा वो शायद ठीक ही किया। वो धीरे से पास आया और बोला, पर कभी कभी लगता है अगर उस दिन आपने मुझे रोक लिया होता तो मैं रुक जाता। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। और अगर मैंने तुम्हें रुकने दिया होता तो हम आज क्या होते? वो चुप हो गया। आखिरी रात थी उसकी। जाने से पहले मेरे कमरे के दरवाजे पर रुका। भाभी, एक बात कहनी है। बोलो। आप मेरी सबसे बड़ी अधूरी ख्वाहिश है और सबसे सुंदर भी, मैंने धीरे से कहा। और तुम मेरी सबसे प्यारी भूल हो जो मैंने जानबूझकर की। उसकी आंखें भर आईं। मैंने उसका माथा चूमा और कहा, अब जाओ और कभी पीछे मत देखना, क्योंकि जो कुछ था वो यहीं रहेगा, इस आंगन में, इस नीम के पेड़ में और मेरी चूड़ियों की खनक में। वो चला गया। आज कई साल बीत चुके हैं। वो अब विदेश में है। शायद खुश है, शायद नहीं। मैं आज भी वही हूँ, घर संभालती, रिश्ते सहेजती और कभी कभी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी यादों से बातें करती। कभी कभी लगता है कुछ रिश्ते नाम ना पाकर और भी पाक हो जाते हैं। और हर सावन की पहली बारिश अब भी मेरी चूड़ियों में उसकी खनक छोड़ जाती है। राहुल को गए अब कई साल हो गए। बीच बीच में त्योहारों पर आता, फोन करता, बच्चों से बातें करता और फिर वापस लौट जाता। हर बार जब वो आता, मुझे लगता जैसे मेरी जिंदगी का कोई अधूरा अध्याय कुछ देर के लिए पलटकर आंखों में झांकने आया हो। लेकिन इस बार कुछ अलग था।
सावन का पहला सोमवार था। मौसम भीग चुका था और मन जैसे पुराने दिनों की मिट्टी से उठी उस सोंधी खुशबू में भीगता जा रहा था। दोपहर के 3 बजे का वक्त था जब फोन आया, राहुल का। भाभी, 1 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ। थोड़ा अकेला हूँ इन दिनों। उसकी आवाज में थकान थी और कुछ टूटा हुआ। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो चेहरा देखकर समझ गई, इस बार वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वो चंचलपन नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा था। शाम को छत पर बैठे चाय पी रहे थे। भाभी, शादी के इतने सालों बाद भी क्या कोई रिश्ता ऐसा होता है जो मन को पूरा कर दे? उसने अचानक पूछा। मैंने उसका चेहरा देखा, फिर धीरे से कहा, होते हैं राहुल, लेकिन ऐसे रिश्ते अक्सर नामों से परे होते हैं। कभी कभी तो बस एक एहसास ही होता है जिसे हम थामना नहीं चाहते, बस महसूस करना चाहते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन बारिश जोरों से हुई। बिजली चली गई। घर में मोमबत्तियां जल गईं। नीम के पेड़ के नीचे पानी टपक रहा था। राहुल बाहर गया और भीगता हुआ लौटा। भीग जाओ भाभी, इस बारिश में छुपने का कोई मतलब नहीं है। वो मुस्कुराया। मैं हंसी। तुम अब भी बच्चे ही हो। नहीं, उसने कहा, अब बड़ा हो गया हूँ। इसीलिए जानता हूँ कि कुछ चीजें अगर अधूरी ही रहें तो ज्यादा खूबसूरत होती हैं। जैसे ये बारिश और आप। उसकी बातों ने जैसे मेरे भीतर कोई पुरानी दरार फिर से छू दी हो। मैंने कहा, राहुल, जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है खुद से नजरें मिलाना। हमने जो नहीं कहा वो शायद ठीक ही किया। वो धीरे से पास आया और बोला, पर कभी कभी लगता है अगर उस दिन आपने मुझे रोक लिया होता तो मैं रुक जाता। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। और अगर मैंने तुम्हें रुकने दिया होता तो हम आज क्या होते? वो चुप हो गया। आखिरी रात थी उसकी। जाने से पहले मेरे कमरे के दरवाजे पर रुका। भाभी, एक बात कहनी है। बोलो। आप मेरी सबसे बड़ी अधूरी ख्वाहिश हैं और सबसे सुंदर भी, मैंने धीरे से कहा। और तुम मेरी सबसे प्यारी भूल हो जो मैंने जानबूझकर की। उसकी आंखें भर आईं। मैंने उसका माथा चूमा और कहा, अब जाओ और कभी पीछे मत देखना, क्योंकि जो कुछ था वो यहीं रहेगा, इस आंगन में, इस नीम के पेड़ में और मेरी चूड़ियों की खनक में। वो चला गया। आज कई साल बीत चुके हैं। वो अब विदेश में है। शायद खुश है, शायद नहीं। मैं आज भी वही हूँ, घर संभालती, रिश्ते सहेजती और कभी-कभी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी यादों से बातें करती। कभी-कभी लगता है कुछ रिश्ते नाम ना पाकर और भी पाक हो जाते हैं। और हर सावन की पहली बारिश अब भी मेरी चूड़ियों में उसकी खनक छोड़ जाती है।